In this video, we are going to study about nutrition and surgical patient. न्यूट्रिशन क्या होता है हमारा? न्यूट्रिशन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड ग्रोथ, जो कि हमारी बॉडी में होती है। तो अगर हम सर्जिकल पेशेंट्स की बात करें तो वो हमारा कुछ कुछ लोग तो हमारा ओरली फीड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स को हमें पेरेंट्रल न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है। तो एक कंडीशन होती है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारा डिसऑर्डर होता है न्यूट्रिशन का और अ वेस्टिंग कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम एनर्जी एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसमें हमारी एनर्जी और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, समटाइम्स विद विटामिन एंड ट्रेस एलिमेंट्स डेफिशिएंट एज वेल। कॉजेज की बात करें माल न्यूट्रिशन की, तो हमारा रिड्यूस फूड इंटेक की वजह से हो सकता है, या फिर अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म ड्यू टू ट्रॉमा, बर्न, सेप्सिस, सर्जरी, या फिर कैंसर की वजह से हो सकता है। अगर फूड इंटेक हमारा कम है तो किसी वजह से हो सकता है एनोरेक्सिया, फास्टिंग, पेन है हमारा स्वॉलो करने में, या फिर फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट है। फिर हम माल एब्जॉर्प्शन या फिर हमारा माल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि अगर उसमें इम्पेयर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, या फिर एक्सेस लॉस हो रहा है हमारा गट से। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन सर्जरी। न्यूट्रिशन सर्जरी में न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है? तो हमारे जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन कैन कॉज दीज पेशेंट्स टू गो इन द सीवियर माल न्यूट्रिशन क्विकली, ऑफन बिफोर द ट्रीटिंग टीम रियलाइज इट। जो भी हमारे किसी भी पेशेंट में अगर सर्जरी हुई है तो उसमें हमारे बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली उसमें माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर हमें पेशेंट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाना है तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हम किस किस तरह से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा सकते हैं किसी भी सर्जिकल पेशेंट को। तो हमारे न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अवॉइडिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को अवॉइड करना, ये हमारा बेसिक गोल होता है न्यूट्रिएंट थेरेपी का। एज माल न्यूट्रिशन इंक्रीजेज द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ डिजीज प्रोसेस एंड प्रिवेंट्स और डिलेज रिकवरी। जब भी हमारा पॉसिबल होगा तो हम एंट्रल रूट ऑफ न्यूट्रिशन को हम यूज़ करेंगे आइडियली। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम पेरेंट्रल रूट की तरफ जाएंगे। ओवर फीडिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट लीड्स इनटू द हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हम बहुत ज़्यादा फीड करवा देंगे सर्जिकल पेशेंट को तो उससे हमारे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, या फिर हेपेटिक स्टियोसिस हो सकता है, या फिर हमारे बर्न में इंक्रीज हो सकता है, और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी हो सकता है। टाइमिंग और टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हमारा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे कैसे सर्जिकल पेशेंट को कब कब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है। न्यूट्रिशनल थेरेपी हमारा रिड्यूस करती है प्रोटीन वेस्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मतलब कौन सी कंडीशंस में न्यूट्रिशनल सपोर्ट की पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशनल डिप्लीशन, प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जैसे कि सेप्सिस, इलियस फिस्टुला, या फिर इंटेस्टाइनल फिस्टुला जैसे कि पेनक्रिएटाइटिस, माल एब्सॉर्प्शन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, ट्रॉमा, मल्टीपल फ्रैक्चर है अगर किसी के तो भी हम उसको ज़्यादा हमें नीड हो सकती है, जैसे कि बर्न, मैलिग्नेंट डिजीज, रीनल और लिवर फेलियर, या फिर मैसिव बाउल रिसेक्शन कॉजिंग शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ इनएडिक्वेट इंटेक। इनएडिक्वेट इंटेक के हमारे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? जैसे कि हमारा इंटेस्टाइनल फेलियर, नॉन एपिटाइजिंग फूड, वीक या फिर एनोरेक्सिक पेशेंट, इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ रिपीटेड पीरियड ऑफ फास्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़ और सर्जरी की। किसी भी डिजीज़ और सर्जरी की वजह से हमारा न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रेस होगा, रिस्पॉन्स टू प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिस्पॉन्स हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, मेटाबॉलिक हमारे चेंजेस होंगे और रिड्यूस्ड फूड इंटेक हो जाएगा, प्रोटीन और एनर्जी का लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से स्लो रिकवरी होगी, पुअर वुंड हीलिंग होगी, और हमारे इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट को कैसे इनिशिएट करेंगे? अगर किसी के माल न्यूट्रिशन है तो उसमें हमारे दो तरह से हम उसको फीड करा सकते हैं। अगर उसकी सेफ स्वेलो है तो हम उसे ओरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, और अगर अनसेफ सॉलो है तो हम जीआई इंटैक्ट या फिर जीआई नॉन फंक्शनल और परफोरेटेड, ये हम कंडीशंस देखेंगे कि अगर उसका जीआई ट्रैक्ट इंटैक्ट है तो हम उसे एंट्रल फीड कराएंगे, और अगर नॉन फंक्शनल है या फिर परफोरेटेड है तो फिर हम पेरेंट्रल फीडिंग देंगे। ये हमारे मेथड्स होते हैं फीडिंग के, एंट्रल और पेरेंट्रल, ये हमारे रूट्स भी होते हैं। सबसे पहले हम एंट्रल न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें आएगा हमारा जीआई ट्रैक्ट, हमारा बेस्ट रूट है। इट कैन बी डिलीवर्ड बाय बोलस, बाय ग्रेविटी और यूजिंग मैकेनिकल पंप। इसमें आता है हमारा बाय माउथ। अगर हम माउथ से किसी पेशेंट को फीड करवा रहे हैं तो इसमें हमारे कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई पेशेंट हमारा कॉन्शियस है तो हम उसको नॉर्मली जैसे हम लोग खाते भी थे वैसे ही हम उसे भी फीड करवा सकते हैं बाय माउथ। नेक्स्ट आता है बाय एंट्रोस्टॉमी, मतलब अगर हम उसके कोई भी हम जैसे गैस्ट्रोस्टॉमी या फिर ज्यूजिनोस्टॉमी कर देंगे तो फिर हम उसके थ्रू भी हम फीड करवा सकते हैं, हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे। या फिर बाय नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, हम राइल्स ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट की नोज से ताकि वो उसके स्टमक तक खाना पहुंचा सके। कन्फर्मेशन हमें इसका कैसे पता चलता है ट्यूब का, जो कि वो स्टमक में गया या नहीं, तो हम 5 ml एयर को हम इंजेक्ट करते हैं उसमें
ट्यूब के साथ, और जैसे और हमें एक स्टेथोस्कोप से जब हम सुनते हैं तो उसमें हमें बबलिंग साउंड हमें दिखती है। अगर हमारी क्या उससे हमें ये इंडिकेट होता है कि उस ट्यूब की स्टमक में एंट्री हो चुकी है। अब ट्यूब फीडिंग से हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि ब्लॉकेज, नोजिया, वॉमिटिंग, एस्पिरेशन, हाइपर ऑस्मोलैरिटी, डायरिया, या फिर ट्यूब डिस्कम्फर्ट, या फिर कोलिस्टेसिस। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें एंट्रल फीडिंग की, तो इसमें आता है हमारा एस्पिरेशन, वुड इन्फेक्शन एंड लीक, डायरिया ड्यू टू रैपिड फीडिंग, और हाइपर ऑस्मोलैरिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया, या फिर रीफीडिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एंट्रल न्यूट्रिएंट। एंट्रल न्यूट्रिशन के हमारे क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। तो इससे हमारा म्यूकोसल प्रोटीन हमारा प्रिजर्व रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे प्रिजर्व रहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए का सिक्रीशन होता है हमारा, प्रिवेंट म्यूकोसल एट्रोफी, और हमारा बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन भी नहीं होता है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फिजियोलॉजिकल होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो पास होता है थ्रू लिवर, जो कि हमारा फर्स्ट फिल्टर होता है टू प्रोसेस एंड स्टोर। It has got less serious complication. It supplies glutamine and short chain fatty acid to gut. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंट्रल न्यूट्रिएंट। तो इसमें आता है हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जीआई ब्लीड, पैरालिटिक इलिया, सीवियर डायरिया, हाई आउटपुट फिस्टुला। लो कार्डियक आउटपुट है, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट है तो हम उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा हमारा एंट्रल न्यूट्रिएंट। फिर अगर सेफ एक्सेस है टू एंट्रल फीडिंग इज नॉट प्रिवेंट, एंटिसिपेटेड कॉम्प्लिकेशन इफ थ्रू थॉट टू बी प्रेजेंट शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रोस्टोमी की। गैस्ट्रोस्टोमी हमारा एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं। उस ट्यूब का नाम होता है जी ट्यूब या फिर पैक ट्यूब। वो हमारा इंसर्ट होता है थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, जो कि डायरेक्टली इंसर्ट होता है हमारे स्टमक में। ये हमारा है स्टमक और ये हमारा है गैस्ट्रोस्टोमी मतलब जी ट्यूब, जो कि हम एब्डोमिनल वॉल के थ्रू डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं स्टमक में। फिर इसमें हमारा सर्जिकल इंसीजन होता है, हम इसमें करते हैं एक सर्जिकल इंसीजन बनाते हैं हम एब्डोमिनल वॉल में, और उसके थ्रू हम ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं थ्रू द ओपनिंग एंड इनटू द स्टमक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्यूजिनोस्टोमी की। ये हमारा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम ट्यूब प्लेस करते हैं इनटू द ज्यूजिनम, द मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू एन ओपनिंग इन एब्डोमिन। जैसे हम वो कर रहे थे हम गैस्ट्रोस्टोमी, वैसे ही हम ज्यूजिनोस्टोमी करते हैं। एब्डोमिनल वॉल में हम एक इंसिजन प्लेस करेंगे, उसके थ्रू हम ट्यूब इंसर्ट कर देंगे जो कि हमारा ज्यूजिनम में जाएगा। वो हमारा मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे? न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव होता है क्योंकि ये अलाउ करता है फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिएंट डिलीवरी व्हेन ओरल इनटेक इज इनसफिशिएंट। और हमारे कॉम्प्लिकेशंस भी रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि कुछ केसेस में हमारे कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस होते हैं एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग फीडिंग ट्यूब प्लेस्ड हायर अप इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की। ये क्या होता है? हमारा ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर गिवन ओनली थ्रू द इंट्रावेनस रूट, नॉट थ्रू जीआई ट्रैक्ट। टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में हम जीआई ट्रैक्ट के थ्रू हम न्यूट्रिएंट नहीं देंगे पेशेंट को, हम इंट्रावेनस रूट के थ्रू देंगे। ये हमारा सेंट्रल कैथेटर के थ्रू देते हैं हम इसमें। द सबक्लेवियन इंटरनल जुगुलर वेन वेयर द टिप ऑफ द वेनस कैथेटर एट द डिस्टल पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ये हमारा पेरिफेरल भी हो सकता है, पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन थ्रू द पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वेनस कैथेटर और थ्रू अ फीमोरल पेरिफेरल वेनस वेनल लाइन। इसके हमारे इंडिकेशंस क्या होते हैं, मतलब हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कब हम इंडिकेट करते हैं? जब हमारा फेलियर होगा या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा फॉर एनी एंट्रल न्यूट्रिएंट फॉर 7 to 10 days। अगर हमारा हाई आउटपुट एब्डोमिनल फिस्टुला है, ड्यूडेनल बिलियरी या फिर पैनक्रियाटिक फिस्टुला है, या फिर हमारे बहुत ज़्यादा मेजर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है लिवर की, पैनक्रियाज या फिर बिलियरी या फिर कोलोनिक की, या फिर अगर सेप्टिसीमिया है, मल्टीपल ट्रॉमा, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, सीवियर पैनक्रिएटाइटिस, बाउल इस्चीमिया, पेरिटोनाइटिस, ये कुछ कंडीशन है जिसमें हम इंडिकेशन होते हैं हमारे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के। इसकी हमारी टेक्निक क्या होती है? इसमें हमारे निडल होती है, इसमें हम निडल का यूज़ करते हैं जो कि हमारे सबक्लेवियन वेन में हम एक वायर की तरह इंसर्ट करते हैं सबक्लेवियन वेन कैथेटर में। वो हमारा पास होता है जस्ट बिलो द क्लेविकल एंड फिक्स्ड सिक्योरली टू द स्किन से हम उसको सिक्योर कर देते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम देते हैं थ्रू सेंट्रल वेन, और हम पेरिफेरल वेन के थ्रू नहीं देते, इसको हम सेंट्रल वेन के थ्रू देते हैं क्योंकि वो बेस्ट रूट होता है और जल्दी से हमारी जो भी न्यूट्रिएंट है वो सर्कुलेशन में आ जाता है। इसके हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमाइनो एसिड, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट और इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स। इसके हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसमें आता है हमारे टेक्निकल, बायोकेमिकल या फिर कुछ अदर। टेक्निकल की बात करें तो इसमें एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, न्यूमोथोरिक्स हो सकता है, फिर कैथेटर हमारा डिस्प्लेस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन या फिर थ्रोम्बोस भी बन सकता है। बायोकेमिकल की बात करें तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपर ऑस्मोलैरिटी, डिहाइड्रेशन, अल्टर्ड इम्यूनोलॉजिकल या फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल फंक्शन या फिर एजोटीमिया भी हो सकता है। और
और कुछ बात करें तो उसमें डर्मेटाइटिस, अनीमिया और इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कोलेस्टासिस, जॉन्डिस, डिहाइड्रेशन या फिर सीवियर हिपैटिक स्टेरोसिस हो सकता है। इसके हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखें तो कार्डियक फेलियर, ब्लड डिस्क्रेसिस या फिर अल्टर्ड फैट मेटाबॉलिज्म में हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट एक टर्म है हमारा रीफीडिंग सिंड्रोम। इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ द अकरेंस ऑफ सीवियर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन सीवियरली माल नरिश्ड इंडिविजुअल वाइल स्टार्टिंग द प्रॉपर फीडिंग एंट्रल और पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है इन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन।